कि गंदम और आटे की कीमतों ने सेंचुरी क्रॉस कर ली है। होलसेल मार्केट में 2.5 नंबर आटा 106 और फाइन आटा 114 रुपए फी किलो फरोख्त हो गया है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक गंदम 100 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। इंपोर्ट की जरूरत नहीं क्योंकि मकामी सतह पर वाफिर मिकदार में मौजूद है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गंदम और आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। कराची की अजनास मार्केट में आटा एक बार फिर महंगा हो चुका है। इस हवाले से देख रहे हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हुकूमत पर दबाव डाल रही है कि अगर आटे और गंदम की कीमतों को कंट्रोल करना है तो इस हवाले से गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस पर कराची होलसेल ग्रोसर्स का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ अब्दुल रऊफ मैम मौजूद है, उनसे जानते हैं। रऊफ भाई बताइएगा, आटा मजीद कितना महंगा हुआ है और आप इस तजवीज़ को कैसा देखें? 106 रुपये में 2.5 नंबर आटा है, 114 में फाइन आटा है। देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ रहा है, वो घंटों की बुनियाद पे गंदम भी बढ़ रही है। गंदम 99 और 100 रुपये हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि गंदम हमारे पास वाफिर मिकदार में है। सिंध में, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, सिंध में भी वाफिर मिकदार में है। 50 लाख टन सिंध में, 22 लाख ज़ख़ीरा है 22 लाख टन का, और हर फ्लोर मिल में 6 महीने का ज़ख़ीरा है। तो किस तरह की बात कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट करें? अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर लेने जाएंगे तो 33.45 मिलियन टन का क्रॉप है जो गवर्नमेंट के आदाद व शुमार हैं। मुझे आप बताएं कि ये 15 लाख टन इंपोर्ट की बातें कर रहे हैं, ये सोचा छोड़ रहे हैं, एक बढ़ावा देना चाह रहे हैं। देखें, अगर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो कंपनियां हैं जो बनी हुई हैं अभी, और 1500 2000 आदमी हैं, ये जो कोई 1000 टन रख रहा है, कोई 10,000 टन रख रहा है, कोई लाख टन है। एक कंपनी ने तो 25 लाख टन का रखा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे चीनी का कोराम हुआ था, इसी तरह ये बढ़ावा हो रहा है। बेसिक होती है खुराक रोटी, अब रोटी पे भी आप इस तरह का माहौल करना चाह रहे हैं, तो मैं फ्लोर मिल मालकान से भी यही कहूँगा कि हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करता हूँ कि इतना नफ़ा रखें कि जायज़ हो। कराची होलसेल ग्रोसर्स ने गंदम इंपोर्ट की मुखालफत कर दी है। इस सिलसिले में अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि गंदम हर घंटे बाद इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से देख लें, होलसेल मार्केट में भी आटा महंगा हो चुका है और यकीनन इसका रिटेल सतह पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वक्त आवाम भी परेशान है और होलसेल ग्रोसर्स ने भी अपनी माफीस दी है। जी नाजरीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन बोले, इंसानी जानों को बचाना अवलीन तरजीह है। खदशे से कम पानी सिंध आ रहा है। मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फंक्शनल, 500 कैंप कायम कर दिए गए। 95,000 लोगों को कच्चे के इलाके से निकाला। गुड्डू पर 3,07,000 क्यूसेक पानी है, जबकि पंजनत पर भी पानी कम है। 6 लाख जानवरों की वैक्सीनेशन कर ली गई। इस वक्त हुकूमत की जानिब से सिर्फ पिछले 24 घंटों में जो है वो 28,940 लोगों को वहाँ से निकाला गया है इन एरियाज से, और इस वक्त टोटल जो है ऑल टुगेदर 94,795 लोगों को कच्चे के इलाके से निकाला गया। अनाउंसमेंट्स करके भी निकाला गया है और मुख्तलिफ तरीके से उनको सहूलियात देकर वहाँ से निकाला गया कि कच्चे के इलाके से वो निकल जाए। और अभी तक कोई जो लाइव स्टॉक है जो कि हम समझते हैं कि जो अफेक्टेड होगी वो 24,54,000 जानवर जो हैं वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं अगर बिल्कुल ऊंचे दर्जे का अगर सैलाब होगा। अभी तक जो है जो एवेक्यूएट किए गए हैं वो 3,28,473 लाइव स्टॉक जो है उसको इवेक्यूएट किया गया है, जिसको हुकूमत सिंध के तमाम महकमे मिलकर उन चीज़ों में उनको सहूलत दे रहे हैं और लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसमें जो हमारे पास लोगों लाइव स्टॉक को इस वक्त 6,000 से ज़्यादा लाइव स्टॉक को वैक्सीनेट भी किया गया है और 6 लाख से ज़्यादा जो है लाइव स्टॉक को जो है वो अभी तक वैक्सीनेट किया गया है, और उसका हमारा मकसद यही है कि जानवरों में बीमारी ना हो जिसकी वजह से लोगों को कोई नुकसान। अभी आपको बताएं, इंसान दोस्ती की अजीम मिसाल, डॉक्टर ने मरीज की जान बचा ली। अब्बासी शहीद अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान लाइट चली गई। डॉक्टर्स ने मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में सर्जरी की। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद मॉनिटर बैटरी के बैकअप पर चलता रहा। डॉक्टर मसीहा होते हैं कि मिसाल सच साबित हो गई। डॉक्टर्स ने अस्पताल में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस हवाले से बात करेंगे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा तफसीलात।
जी देखिए, बिल्कुल ये अब्बासी शहीद अस्पताल है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जहां पर शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है, वहीं अब्बासी शहीद अस्पताल में भी मुसलसल बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन जारी था और इस दौरान भी बिजली चली गई, जिसके बाद जो ऑपरेशन थिएटर में मॉनिटर था वो तो यूपीएस से बैकअप चल रहा था, लेकिन जो ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने फौरी तौर पे अपने मोबाइल के जरिए जो ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन किया और उसकी जान बचा ली। इस हवाले से डॉक्टरों का कहना था कि इस बार तो उन्होंने ऑपरेशन मुकम्मल किया अपनी लाइट्स के जरिए, लेकिन आइंदा वो इस तरह ऑपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि इससे मरीज की जान भी जा सकती है। और मॉनिटर का जो बैकअप था तो इस हवाले से उनको मजीद जो है वो मालूमात मिलती रही और ऑपरेशन को मुकम्मल किया मोबाइल की लाइट से। लेकिन अगर आइंदा इस तरह की सूरत हाल रही तो वो किसी मरीज का ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो इस हवाले से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक अच्छी मिसाल भी कायम की, मसीहाई वाला किरदार अदा किया कि उन्होंने बीच में ऑपरेशन नहीं रोका और अपने मोबाइल के जरिए जो दो से तीन डॉक्टर वहाँ मौजूद थे जिनके पास मोबाइल लाइट वाले थे, उन्होंने फौरी तौर पे मोबाइल की लाइट ऑन करके एक ऑपरेशन को मुकम्मल किया। ये ऑपरेशन जो है जबड़े की सर्जरी का किया जा रहा था अब्बासी शहीद अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में, जिसको मुकम्मल किया गया और डॉक्टरों ने खुशी का भी इजहार किया कि उन्होंने फौरी तौर पे इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया। और अगर उनका कहना है कि कोई बड़ा ऑपरेशन होता तो उसको सर्जरी करने में उनको मुश्किलात भी पैदा हो सकती थी। तो अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए कि जैसे ही लोड शेडिंग हो तो जनरेटर तो चलाए जाते हैं, लेकिन इंतजाम भी तमाम जगहों पे किए जाएँ, क्योंकि अभी भी अगर जनरेटर चलाया गया था तो मुख्तलिफ बिजली जो वार्ड हैं वहाँ पे तो बिजली थी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो बिजली नहीं थी। तो इस हवाले से मजीद वो मालूमात भी की जाएँ और तहकीकात भी की जाए कि आया इस ऑपरेशन थिएटर में ये इस तरह क्यों हुआ कि ऑपरेशन थिएटर के दौरान बिजली वहाँ पे क्यों नहीं थी। तो इस हवाले से हमने बात अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फैसल समदानी, तो उनका कहना था कि बैकअप पे जनरेटर मौजूद होता है, लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ तो इस हवाले से वो मालूमात करेंगे। और जबकि उनका कहना था कि यूपीएस भी मौजूद होता है, बैटरी बैकअप भी होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जहाँ पे लाइट्स भी चलाई जाती हैं और मॉनिटर भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह क्यों हुआ ये उसके हवाले से मजीद तहकीकात करेंगे। लेकिन डॉक्टरों की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया है कि उन्होंने मसीहाई वाला किरदार अदा करते हुए फौरी तौर पर इंसानियत की खिदमत की और एक इंसान को फौरी तौर पर बचा लिया ऑपरेशन के दौरान। जी, डॉक्टर्स ने मरीज को बचा लिया, एक जिंदा मिसाल कायम कर दी। अच्छा इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि लोड शेडिंग के दौरान बिजली फराहम करने के लिए कोई जनरेटर या सोलर सिस्टम फाल नहीं है हॉस्पिटल में? जी, अस्पताल के अंदर जनरेटर मौजूद हैं, बड़े जनरेटर मौजूद हैं और बिजली की लोड शेडिंग के दौरान चलाए भी जाते हैं। और अब्बासी शहीद अस्पताल में जब ये लोड शेडिंग थी तो उस टाइम इंतजामिया का कहना है कि जनरेटर चलाया गया था, लेकिन कुछ शोबों में लाइट नहीं थी, तो इस हवाले से कोई परेशानी हुई। लेकिन इस हवाले से वो मजीद तहकीकात कर रहे हैं कि आया वहाँ पे बिजली क्यों नहीं थी, क्योंकि ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये अस्पताल के डायरेक्टर ऑफिस के, अस्पताल के एमएस ऑफिस के ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है जिसके ये मनाजिर आप देखे जा रहे हैं फुटेज पे। जबकि इसके अलावा जो दूसरे मनाजिर हैं जहाँ पे मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा है वो ऑपरेशन थिएटर के मनाजिर हैं। तो अब्बासी शहीद अस्पताल के तमाम लगता है ऐसा कि तमाम शोबाजात में बिजली की लोड शेडिंग जारी थी और उस दौरान जो है वो सुस्त रवि अपनाई गई यकीनन कि जनरेटर फौरी तौर पर नहीं चलाया गया, जिसकी वजह से ये मुश्किलात भी पैदा हो सकती थी इस मरीज की दौरान ऑपरेशन। और इसी तरह दीगर ऑपरेशन थिएटर्स से भी मालूमात ली जा रही है कि आया कि वहाँ पे भी इसी तरह की सूरत हाल थी या खुशकिस्मती से वहाँ पे किसी का ऑपरेशन जारी नहीं था कि वहाँ पे किस तरह ऑपरेशन किए गए। इस हवाले से इंतजामिया ने वो तहकीकात शुरू कर दिए हैं और मालूमात भी ली जा रही है। लेकिन ये मनाजिर में देखा जा सकता है कि तमाम शोबाजात में बिजली की लोड शेडिंग जारी है और जनरेटर काफ़ी देर तक नहीं चलाया गया, जिसकी वजह से अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात जो है वो तारीखी में डूबे रहे। तो इस हवाले से इंतजामिया को चाहिए कि मजीद तहकीकात करे और आइंदा भी इस तरह की रोकथाम के लिए इकदाम करें, क्योंकि ये इंतहाई अहम ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगर लाइट चली जाए तो ये तो डॉक्टर ने अच्छा इकदाम किया कि फौरी तौर पर उसको सरअंजाम दिया, ऑपरेशन को मुकम्मल किया, लेकिन अगर ये नहीं मुकम्मल किया जा सकता था तो मरीज की जान भी जा सकती थी। इस हवाले से फौरी तौर पर पहले से इंतजाम करने होंगे, चाहे वो बैकअप सपोर्ट हो या जनरेटर हो, कम अज़ कम ऑपरेशन थिएटर में और ICUs जो हैं उनमें इंतजामिया को चाहिए कि पहले से इकदाम करें। लेकिन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल समदानी का कहना है कि बैकअप पे जनरेटर मौजूद थे जिनको चलाया भी गया, लेकिन इस हवाले से मजीद तहकीकात कर रहे हैं। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। डॉक्टर्स ने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में सर्जरी करके एक मिसाल कायम कर दी। इब्राहिम रिंद, बहुत शुक्रिया।
कराची के बाद पूरे सिंध में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाने की तैयारी। डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख का कहना है कि हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास समेत दीगर शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने जा रहे हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सेफ सिटी पर काम जो है वो बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और अब कब इफ्तिताह होने जा रहा है पहले फ़ेज़ का, इस हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि इसी महीने जो है वो पहले फ़ेज़ का इफ्तिताह बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा। और उससे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कराची के साथ अब सिंध भी जो है वो सेफ सिटी कहलाएगा। इस वक्त हमारे साथ डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख साहब मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि कराची में तो बहुत तेज़ी से काम जारी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो एक बहुत ख़ास प्रोजेक्ट है, उसके पहले फ़ेज़ का इफ्तिताह कब होने जा रहा है, ये बता दीजिएगा। और सिंध के हवाले से क्या खबर सामने आ रही है? यह है कि जी सीएम साहब ने खास तौर पर डायरेक्शंस दिए हैं कि जी फ़ेज़ 1 जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और होम मिनिस्टर साहब भी उसके लिए फॉलो अप कर रहे हैं। आईजी साहब भी डेली बेसिस पे ब्रीफिंग्स लेते हैं मुझसे, तो हमने तेज़ी से काम शुरू किया हुआ है। एनआरटीसी आपको पता है वो कर रही है, उसको कहा हुआ है, तो सीएम साहब की जो डायरेक्शंस हैं हमने उनको बताई हैं और उस पर दिन रात काम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस महीने की आखिर तक हम 1300 कैमरे लगा लेंगे और उनकी फीट भी है वो सीपीओ में शुरू हो जाएगी। सर, सिंध के हवाले से क्या अच्छी खबर सुना रहे हैं सिंध वालों को? सीएम साहब ने एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर ये डायरेक्शंस दी थी कि सिर्फ कराची नहीं, इंटीरियर सिंध को भी आप कवर करें। उस पर भी हम शुरू कर दिए काम। जितने भी इंटीरियर सिंध में हमारे डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, SBA, हम इन सब पे काम कर रहे हैं और इनकी स्टडी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। जैसी स्टडी कंप्लीट होगी हम गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उस पर उन्होंने अप्रूवल्स हो जाएंगी और काम शुरू है उस पर। सर, कराची में तो बहुत तेज़ी से आपने काम किया, सिंध में भी काम शुरू होने जा रहा है। सेकंड फेज़ का इफ्तिताह की क्या खबर है, कब तक हो जाएगा? उसमें ये था कि सीएम साहब काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इसमें, उन्होंने ख़ास तौर पर डायरेक्शंस दिए हैं जिसको होम मिनिस्टर साहब भी फॉलो कर रहे हैं कि सेकंड फेज़ भी शुरू, क्योंकि इसमें टोटल 12,000 कैमरे लगने हैं। पहला फेज़ तो 1300 कैमरेज का है ना, वो तो स्टार्टअप है हमारा और हमने काफ़ी इसमें लर्निंग भी की है। सेकंड फेज़ में हम 3 से 4,000 कैमरेज लेके आ रहे हैं। पहला फेज़ जो हमारा कवर कर रहा है एयरपोर्ट एंड रेड जोन एंड एयरपोर्ट कॉरिडोर को। सेकंड फेज़ के अंदर साउथ का इलाका, ईस्ट का मेजर इलाका एंड वेस्ट का, सेंट्रल का मेजर इलाका, ये शामिल होगा। बिल्कुल, रिजल्ट बहुत अच्छे आ सकते हैं और ये बड़ा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है कराची के लिए, सिंध के लिए भी लेने जा रहे हैं। वो सिंध के अंदर जो दीगर इनके जो मेजर हैं, जिसके अंदर जो है वो सक्खर, लाड़काना है, शहीद बेनज़ीराबाद है, मीरपुर खास है, यहाँ पर भी जो है वो कैमरे आप लगाने जा रहे हैं सेफ सिटी के और जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। पहला फेज़ जो है वो इसी महीने मुतवक्का है इफ्तिताह कर दिया जाएगा बाकायदा तौर पर। वाज़े तौर पर जराइम में कमी आएगी। सेकंड फेज़ भी जो है वो चंद माह के अंदर जो है वो सेफ सिटी का जो है वो शुरू होने जा रहा है। जी, अभी आपको बताएं, औरंगी टाउन नंबर 8 में घरेलू झगड़े के दौरान बहनोई की फायरिंग से 2 साले जख्मी हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े की मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए माशरे में जो बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त है, रात गए औरंगी टाउन के इलाके 8 नंबर में जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें जो है वो बहनोई ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 साले जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस हुक्काम का बताना है कि अब वाक़े का मुकदमा जो है वो सरकारी मुद्दत में औरंगी थाने में दर्ज कर लिया गया है। ये तकरीबन रात 11 बजे का वक्त था। मुकदमे के मतन के मुताबिक शकील का बयान है कि वो उसको इत्तला मिली कि वो उसकी बहन को जो है वो ससुरालियों ने और उसके जो बहनोई है उसने तशद्दुद का निशाना बनाया है और मार पीट करके जो है वो उसको घर से बाहर निकाल दिया है। वो पड़ोसियों के घर में बैठी हुई है। जब वो अपने भाई मोहम्मद आसिफ के साथ अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका साला है वो वहाँ पर बाहर बैठा हुआ और उसका एक भाई भी जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ। जब इसी दौरान उन्होंने बातचीत की, मामला इतना आगे बढ़ा कि हाथापाई, और उसके दौरान जो है वो शर्जील जो है वो अंदर से पिस्तौल लेकर आया, उसने जो है वो अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शकील और जो उसका भाई आसिफ है वो ज़ख्मी हो गया। फिर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस हुक्काम का बताना है कि अब वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फायरिंग का जो वाक़या पेश आया है घरेलू झगड़े पर पेश आया है। सास और बहू की जो है वो लड़ाई हुई थी, दोनों ने अपने फैमिली मेम्बर को बुलाया। इस दौरान जो है वो फायरिंग का वाक़या हुआ। रात गए पुलिस मौके पर पहुंची और 2 मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें शर्जील और उसका भाई जो है वो बख्तावर शामिल है। अब वाक़े के हवाले से मज़ीद भी तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि ज़ख्मियों को रात गए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ पर उनकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जाती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी और दीगर जो दफात हैं वो शामिल की गई हैं। अब मज़ीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। जी,
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची पुलिस में मौजूद काली बेड़ों की शामत आ गई। कराची पुलिस चीफ ने करप्शन और जराइम पेशा अनासर से राबितों की शिकायत पर एक पुलिस अफसर को मुअत्तल कर दिया है। ब्लैक कंपनी भेजने के अहकाम जारी। SIU में तैनात 2 अफसरान के तबादले कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे मेराज अख्तर से। मेराज बताइएगा। जी बिल्कुल, IG सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकाम पर पुलिस में जो काली बेड़े हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने जो है एक पुलिस अफसर को सस्पेंड किया है। मेमन गोड थाने में तैनात है SI गुलाम शबीर जिनका नाम है, और इनका बाकायदा नोटिफिकेशन और ऑर्डर भी जारी किया गया है जिसमें इन पर करप्शन, मुबैना तौर पर करप्शन के और जुर्म पेशा नासिर से रवाबित के इन पर इल्ज़ाम लगे हुए थे। एक तो इनको सस्पेंड किया गया और साथ में मुअत्तली के अहकाम के साथ इनको हेडक्वार्टर गार्डन में बना हुआ जो ब्लैक कंपनी सेल है वहाँ रवाना करने की भी ऑर्डर्स दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि ये रोज़ाना जो है वो ब्लैक कंपनी को ज्वाइन करेंगे, सुबह से रात तक अपनी ड्यूटी करेंगे, वहाँ पे रोल कॉल और जो परेड होती है उसको भी बाकायदा अटेंड करेंगे। और इस दौरान में इनके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी उसको मज़ीद इंक्वायरी जो है उसको बढ़ाया जाएगा, उसका दायरे कार, और इंक्वायरी को जब कंप्लीट होगी और अगर इनके वाकई जुर्म पेशा अफराद से रवाबित निकलते हैं तो इनको जो है महकमा जाती जो है इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। इसका नोटिफिकेशन सिटी 21 ने हासिल कर लिया है, जबकि दूसरा नोटिफिकेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का है जो कि CIA के अंडर में काम करती है। इसमें जो कि इस वक्त नए आने वाले SSP हैं, उन्होंने जो है आरिफ असलम राव, उन्होंने फौरी तौर पर आते ही जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सदर में जो अफसरान 2 अफसरान थे, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर हैं काशिफ बरकाती और दूसरे एक SI मोहम्मद फारूक, इनको फौरी तौर पर जो है वहाँ से ट्रांसफ़र करने के अहकाम जारी किए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो सिटी 21 ने हासिल किया है। दोनों अफसरान को जो है वो DIG CIA के डिस्पोजल पर छोड़ दिया गया है कि ये वहाँ जाके अपनी आमद कराएं और वहाँ काम करें। इनकी अब SIU सदर में यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सदर में कोई ज़रूरत नहीं रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि माजी में भी जो है वो IG सिंध के अहकाम पर पुलिस की काली बेड़ों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो बहुत तेज़ कर दिया गया था, और अब एक बार फिर इसमें तेज़ी आती जा रही है। और बहुत खुला मैसेज है IG सिंध का कि जो भी करप्शन में मुलव्विस पुलिस अफसर या एहलकार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको महकमा जाती कार्रवाई भी भुगतना होगी और या फिर उसको मुकदमात का सामना भी करना पड़ सकता है। जी, अभी आपको बताएं कि कराची पुलिस की वसीउल्लाह लाखू के रेड वारंट जारी करवाने की एक और कोशिश। SSP सिटी आरिफ अजीज ने DIG साउथ को फिर खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। लियारी गैंग वार कमांडर ईरान और दुबई से कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है, खौफ फैलाने के लिए मकामी जुर्म पेशा अनासर का इस्तेमाल करता है। फौरी रेड वारंट नोटिस जारी करवाया जाए। बात करेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल अब्दुल्ला, देखेंगे लियारी गैंग वॉर का अहम कमांडर है वसीउल्लाह लाखू, जो कि बैरून मुल्क से भत्ताखोरी की जो है वो वारदातों में मतलूब है। मुख्तलिफ इलाकों में जो वारदातें हो रही हैं भत्ते की, उसमें 99% जो हाथ है वो वसीउल्लाह लाखू का है। अब SSP सिटी हैं आरिफ अजीज, उनकी जानिब से भत्ताखोर जो है वसीउल्लाह लाखू के रेड वारंट जो है वो जारी करवाने के लिए DIG साउथ को एक बार फिर जो है वो खत लिखा गया है। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लियारी गैंग वॉर का जो कमांडर है वसीउल्लाह लाखू, वो ईरान और दुबई से बैठकर जो है वो कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहा है। वसीउल्लाह लाखू कराची पुलिस को दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर जो संगीन जराइम है उसमें मतलूब है। लोकल पुलिस जो है वो कराची की मकामी पुलिस वो इसको गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई देती है। मुल्ज़िम गैर मुल्की नंबरों से ताजरों और आम लोगों से जो है वो भत्ता तलब करता है। वसीउल्लाह लाखू आम लोगों में खौफ फैलाने के लिए मकामी जराइम पेशा अनासर का इस्तेमाल करता है। भत्ता न देने पर ताजरों और दुकानदारों को जो है वो धमकियाँ दी जाती हैं, जबकि इसके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो मुलव्विस हैं। डिस्ट्रिक्ट सिटी समेत कराची के मुख्तलिफ हालिया वाक़यात में जो है वो उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। वसीउल्लाह लाखू की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट नोटिस जो है वो जल्द जारी करवाए जाएं, जबकि जो इसकी हिस्ट्री है वो भी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी खत के साथ मुंसलिक की गई है, लेटर के साथ। मुख्तलिफ इलाकों में इसकी वारदातों में मुलव्विस है ये। अब जो है वो SSP सिटी ने एक बार फिर मजीद खत लिख दिया। कुछ दिन कबल जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाकों में वारदातें हुई थी उसमें भी जो है वो वसीउल्लाह लाखू का ही ग्रुप जो है वो काम करता हुआ नजर आया था। जी उसामा मलिक, बहुत शुक्रिया। अदालती कार्रवाइयों पर बात करते हुए आपको बताएं कि सीनियर सिविल जज जनूबी की अदालत में इक़दाम कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने 2 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, देखें इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमे का इंदराज है। सीनियर सिविल जज जनूबी की अदालत में समाअत हुई, जहाँ पर 2 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 2 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। इन 2 मुल्ज़िमान में रशीद और इमरान शामिल हैं। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को फ़ी कस 20,000 रुपये ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया है और कहा है कि अगर मुल्ज़िम किसी और मुकदमे में नामज़द या मतलूब नहीं तो उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोनों मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजा था। मुल्ज़िमान के खिलाफ ये मुकदमा थाना बलोच कॉलोनी में दर्ज किया गया था। मुकदमे में दफ़ा 324 लगाई गई थी। जी के वाटर कॉर्पोरेशन में हब ट्रंक मैन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 18 ग्रेड के वाहिद शेख हब ट्रंक मैन 1 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैनात, जबकि 17 ग्रेड के मुश्ताक अहमद हब ट्रंक मैन 2 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर जिम्मेदारियां अदा करेंगे। आपको बता रहे हैं कि वाटर कॉर्पोरेशन में हब ट्रंक मैन के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। 18 ग्रेड के वाहिद शेख हब ट्रंक मैन 1 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि 17 ग्रेड के मुश्ताक अहमद हब ट्रंक मैन 2 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर जिम्मेदारियां अदा करेंगे। नाजरीन, अपडेट करें कि वाटर कॉरपोरेशन में हब ट्रंक को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। बात करेंगे अहसन अब्बासी से। जी अहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये हब ट्रंक मैन वाटर कॉर्पोरेशन का महकमा एक डिवीजन है जिसकी जिम्मेदारी है तकरीबन 70 लाख की आबादी जो है। वाटर कॉरपोरेशन में हब ट्रंक मैन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 18 ग्रेड के वाहिद शेख हब ट्रंक मैन 1 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तैनात। शहर में बारिश हुई तो 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद शाह फैसल कॉलोनी के अंडरपास में पानी जमा है। शहरियों का कहना है कि टाउन चेयरमैन को मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इस हवाले से आगाह करेंगे दुरेशहवार। जी दुरेशहवार, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी में। मेरे पीछे जो है ये कोई नाला नहीं है। कराची में होने वाली बारिशों को तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी ये है अंडर बाईपास, जिसमें 2 हफ्ते पहले जो होने वाली बारिशें थी कराची में, जिसने गजब की तबाहकारियां मचाई थी, उस बारिश का जमा हुआ पानी हाल इसमें जू का तू मौजूद है। इस बात करने के लिए मेरे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर मक्खियाँ बहुत हैं, इस पर कचरा जमा हुआ है। अब मजीद इलाका मकीन का इस पर क्या कहना है, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा, जो बातें मैंने कही हैं इस पे आप बताएं कि कहीं कुछ आप समझते हैं कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट मैंने दी हो कि ये अंडर बाईपास नहीं है, ये बारिशों का पानी नहीं है। ये गुज़िश्ता बारिश से पहले का ये मसला हमारा चल रहा है कि यहाँ पे एक मेन होल लाइन बंद हो जाती है और ये अंडरपास भर जाता है, जो कि ये पूरी शाह फैसल की आबादी को शाह फैसल से लिंक करता है। मुतादिद बार यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को हमने कंप्लेनें की हैं, लेकिन इंतज़ामिया को कोई काम आवाम की मुश्किलात नज़र नहीं आती और आवाम का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके लिए हमने अभी टाउन चेयरमैन साहब को गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक एप्लीकेशन दी है, जिस पर उन्होंने एक्शन लिया, उनकी टीम आई, लेकिन उनका भी पंप जो है सुबह से ख़राब पड़ा हुआ है। अब ये कचरा कुंडी भी आप देख सकते हैं कि अवाम ने ये कचरा कुंडी बना दी है, जबकि ये रेलवे की जगह है। अब ये हमारी UC3 जो है ये कहती है ये हमारा काम नहीं है, ये रेलवे का काम है। तो इस आवाम को इस अजियत में डाला हुआ है। हमारे को ना यहाँ पे पीने का पानी मुयसर है, ना हमारे लिए चलने के लिए कोई रोड हमारे पास सलामत है। और जो यहाँ पे हमारे जो UC चेयरमैन है वो गुज़िश्ता 15 साल से यहाँ पे मुंतखब हुए हैं, लेकिन आवाम की बुनियादी सहूलियात जो है वो फराम करने में अभी तक बुरी तरह नाकाम है। वो नाला शहरी जो है उनका ये कहना है कि सिर्फ ये नहीं है जिसमें कि अंडर बाईपास में जो बारिश का पानी इस कदर जमा हुआ है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। रेलवे पटरी है, ये कचरा कुंडी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि हुकूमत के इदारों के मुंतज़िर है कि इस पर जल्द अज जल्द कोई कार्रवाई की जाए, ताकि यहाँ के जो इलाका मकीन है वो जिस अजियत से दो चार हैं उन्हें उस अजियत से जल्द रिलीफ मिल सके। जी
बुलेटिन में बात करें महंगाई की तो शहर क़ायद में फलों की कीमतों को पर लग गए हैं। सरकारी और बाजार की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क है। अंगूर सरकारी कीमत 260 के बजाय 600 रुपए किलो में फ़रोख्त होने लगे हैं। केला सरकारी कीमत 100 रुपए दर्जन के बजाय 150 रुपए दर्जन बेचा जा रहा है। चौंसा आम के दाम 201 रुपए के बजाय 500 रुपए किलो तक वसूल किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से, जी बताइएगा। आज बिल्कुल शहर क़ायद में फलों की सरकारी और बाजार कीमतों में आज भी वाज़ेह फ़र्क है और कमीशन कराची की जानिब से निर्खनामे में जो प्राइस मेंशन की गई है उसके मुताबिक फल जो है वो फरोख्त नहीं किए जा रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें केला तो केले की सरकारी कीमत जो है वो 100 रुपये है, जबकि ये भी जो है वो 150 रुपये दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ सेब की अगर हम बात करें तो सेब की सरकारी कीमत भी 208 के बजाय 300, आम चौंसा सरकारी कीमत 201 के बजाय 500, जबकि चीकू सरकारी कीमत की अगर हम बात करें तो 118 रुपये के बजाय 300 किलो में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ आड़ू की बात करें तो ये भी 194 के बजाय जो है वो 400 किलो रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। पपीते की बात करें तो पपीते की सरकारी कीमत भी 171 के बजाय जो है 300 रुपए है। अंगूर सरकारी कीमत 207 के बजाय जो है ये भी 600 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक मंडी से जो कीमत मिलती है उसके अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक नहीं जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से मंडी से यहाँ आने में भी जो अखराजात लगते हैं। लिहाजा जो है हुकूमत को चाहिए कि वो प्राइस लिस्ट पे जो प्राइस मेंशन की गई है उसके बरक्स हमें जो है कीमतें जो मिल रही हैं फलों की, लिहाजा उसके प्राइस लिस्ट के मुताबिक जो है अमल दरामद करवाया जाए ताकि वो भी जो है वो बाजार में उसी कीमत पर जो है कर सके। जी, शहर का मौसम गर्म होने के साथ ही डायरिया, गैस्ट्रो और बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। डॉक्टर्स ने शहरियों को घरेलू खुराक और उबला हुआ पानी इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रेंज से। इब्राहिम बताइए। जी देखिए, बिल्कुल हालिया बारिशों के बाद जहाँ पर मुख्तलिफ अमराज में इजाफा हुआ है, वहीं पर गर्मी की वजह से गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। तेज़ बुखार और गैस्ट्रो के मरीज़ भी मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्बासी शरीफ अस्पताल की एमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर इमरान साहब के साथ। इनसे पूछेंगे कि यहाँ क्या तादाद है गैस्ट्रो के मरीजों की और आवाम को खाने पीने में क्या हिदायत करेंगे। सर, क्या हिदायत करेंगे इस मौसम में जहाँ दोबारा गैस्ट्रो आना शुरू हो गए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आवाम को ख़ास तौर पर ये बताऊँ कि अभी हमारे पे यहाँ पे डायरिया के जो गैस्ट्रो की केसेस आना शुरू हो गए, दोबारा से गर्मी का थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आवाम के लिए ये कि खाने में थोड़ा सा एहतियात करें। बाहर की चीज़ें क्योंकि मक्खियाँ वगैरह और ये मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए, उसकी वजह से थोड़ा सा ये इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है। तो कोशिश करें कि घर की बनी हुई सादा चीज़ें वो इस्तेमाल करें, बनिस्बत ये कि बाहर की चीज़ों के, और कैलमी चीज़ों को ढाँप के रखें। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं उसकी वजह से, तो इंशाल्लाह ये कि इस चीज़ों से बचा जाएगा। बाकी ये कि गर्मी ज़्यादा हो रही तो ORS का पानी रखें या कोई भी फ्लूइड वगैरह, आप काम पे जा रहे हैं या कोई कहीं बैठे हुए हैं घर में, तभी तो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहें ताकि आपको कोई डिहाइड्रेशन ना हो और गर्मी से महफूज भी रहे। और गर्म जगह से अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप क्या नाम है पंखे वाली साइड जो है वहाँ पे बैठें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान साहब ने तफसीली बताया कि इस मौसम में डायरिया और बुखार के साथ आने वाले मरीजों की तादाद में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। तो आवाम को चाहिए कि साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल करें, कोशिश करें ठंडे माहौल में रहें ताकि मज़ीद मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। जी, तालीम के मैदान से खबर दें आपको। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की बड़ी कामयाबी। अब दूर दराज इलाकों से दस्तावेज़ात हासिल करने के लिए इंटर बोर्ड आने की ज़रूरत नहीं है। इंटरमीडिएट बोर्ड कराची ने ऑनलाइन पोर्टल का इजरा कर दिया है। तलबा अब घर बैठे तमाम दस्तावेज़ात निकलवा सकते हैं। तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से, जी बताइएगा। बिल्कुल जी देखें इस वक्त हम मौजूद हैं आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में और इंटरमीडिएट तलबा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आपको दूर दराज इलाकों से अपने डॉक्यूमेंट्स को निकलवाने के लिए अब आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्लिक पे ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए आप अपने दस्तावेज़ात जो हैं बआसानी हासिल कर सकते हैं। IT मैनेजर जलवानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए, बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है, देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी है, क्या कहेंगे? हमारे चेयरमैन साहब हैं फ़कीर लाखो साहब, उनका विज़न है, उनकी लीडरशिप है और CM साहब की डायरेक्टिव्स हैं कि बोर्ड को ऑटोमेट करना है, कंप्यूटराइज़ करना है अपनी फैसिलिटीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज से जो है वो बोर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहा है उनको हमने ऑनलाइन कर दिया है। आज से कोई भी कैंडिडेट्स बोर्ड ऑफिस में फ़िज़िकली नहीं आएगा किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए। हमारा एक यूज़र फ्रेंडली वेब पोर्टल हमने बनाया है,
portal.biek.edu.pk। कैंडिडेट वहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, ऑफिशियल फ़ी पे करेंगे, वेरी नेक्स्ट डे हम उनका डॉक्यूमेंट उनके पोस्टल एड्रेस पे डिस्पैच कर देंगे। ठीक है जी, घर बैठे जो है डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आला सामी तालीमी बोर्ड कराची के चेयरमैन फ़कीर मोहम्मद लाखों की काविशें जो है वो रंग ले आई हैं। बोर्ड जो है मैनुअल तरीक़ेकार से ऑनलाइन तरीक़ेकार पे जो है डिजिटल तरीक़ेकार पे जो है मुब्तला होने लगा है और अब लंबी लंबी कतारों में लगने की ज़रूरत नहीं है। आसानी एक क्लिक करें, चालान की फ़ीस भरें, मुकम्मल एड्रेस जो है पते पर अपना जो पता है वो उसको दर्ज करें और चंद दिनों में आपके जो दस्तावेज़ात हैं आपके घर पे मौजूद होंगे। जी, शहर गायद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। बोतल गली में ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में शहरियों का रश बढ़ गया है। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की खुशी में खुशबुएं और इतर ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बताएंगी अक्सा शेख। जी अक्सा, बताइएगा क्या तैयारियां जारी हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद में रबियुल अव्वल की जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं। ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर है। आशिकान रसूल जो हैं वो अपने घरों को सजाने के लिए जहाँ पे लाइट्स ले रहे हैं, झंडे ले रहे हैं, तो वही जुलूस में जाने के लिए और सुन्नत नबी पर अमल करने के लिए खुशबुएं और इतर की जो ख़रीदारी है वो भी जारी है। यहाँ मैं इस वक्त बोतल गली में एक इतर की दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पे लोग इतर भी ले रहे हैं और जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करूँगी, कस्टमर से ही बात करती हूँ कि आप मुझे बताएगा कि आप जो इतर खरीद रहे हैं ये जुलूस के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे? जी, जुलूस के अंदर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सुन्नत है, बेहतर है कि आप इतर लगा के जाएं, ज़्यादा अच्छी बात। दुकानदार से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप बताइएगा कि हर साल की तरह इस साल भी रबियुल अव्वल के महीने में कोई खरीदारी में मांग में इजाफा कम कुछ ऐसा? पहले की बानिस्बत इस दफ़ा थोड़ा सा कम रहा है रुझान लोगों का। ये है कि महंगाई भी है, ऊपर से तमाम चीज़ों के अखराजात को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए तो लोगों की खरीदारी कुव्वत खरीद कुछ कम बढ़ी है। ईद मिलादुन्नबी है वो मनाने के लिए हर कोई वो तो माशाल्लाह लोगों में बहुत जोश और जज्बा है और बहुत अकीदत और एहतराम के साथ जो 12 रबीउल अव्वल को लोग बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। आका सलातो सलाम की आमद का है सिलसिला, तो बहुत अच्छे तरीके से लोग बनाते हैं माशाल्लाह। जैसे कि उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह के अंदर तो इजाफा हो रहा है, लेकिन जो ईद मिलादुन्नबी है वो जो आका से मोहब्बत की अकीदत है वो तो हर साल मनाई जाती है और हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी इसी तरीके से धूमधाम से मनाई जाएगी। जी।